गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 17 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67, जिसमें हमारा अध्याय रहेगा 5। भूगोल का 5th चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जो हमारा देश भारत है वो एक विशाल बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर क्या है, जो मुख्य रूप से पूरे विश्व में 12 जैव विविधता वाले जो देश हैं उन 12 में हमारा देश भारत भी शामिल है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे एवं लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। जो हमारा देश है उसमें लगभग 47,000 प्रकार की जो जातियाँ हैं वो पौधे की पाई जाती हैं और 90,000 जातियों के जानवर और मछलियाँ भी पाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, जिसमें मनुष्य की सहायता ना की गई हो, जो नेचुरल तरीके से उपजी है या पैदा हुई है, वो चीज़ प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वो किसी मानवीय प्रभाव के बिना ही पैदा होती है, उस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। जो हम वनस्पति जगत शब्द बोलते हैं उसका क्या अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण हैं। जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो वन्य प्राणी हैं, उनमें विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या प्राणी, वो उनकी विविधता के होने के बहुत सारे या निम्नलिखित कारण हैं। वो क्या कारण हैं तो देखिए, फर्स्ट है हमारा धरातलीय कारण, जो हमारे धरातल से हमारी भूमि से रिलेटेड है वो कारण। उसके अंतर्गत आता है पहला भूभाग। भूभाग का मतलब होता है कि ज़मीन पर कि ठीक है, वो जो उस स्थान के भूभाग पर निर्धारित करता है। जैसे उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा समतल में भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। जो भी हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे हम कृषि करते हैं, और जहाँ पे जो ऊबड़ है और समतल भूभाग है, समतल वाला जो मैदान है वहाँ पे जंगल और घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। क्योंकि जो वन्य प्राणी हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें वहाँ पे आश्रय मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है। फिर सेकंड हम देखते हैं मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। अब ये भूभाग और मृदा में क्या अंतर है। भूभाग से मतलब भूभाग का मतलब है कि भूभाग उस जगह का क्षेत्र कि किस तरह की मिट्टी है वहाँ पे, किस तरह का ऊंचा भाग है या ऊबड़ खाबड़ है, कि समतल मैदान है, ये चीज़ आ जाती है भूभाग कैसा है। और मृदा होती है स्पेशली मिट्टी। ठीक है, मृदा में हम क्या देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार के वनस्पति का आधार है। आपने देखा होगा कि जो अलग अलग तरह के जो प्रजाति के पेड़ पौधे उगते हैं वो अलग अलग प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कैक्टस का पौधा, तो कैक्टस का पौधा जो है रेतीली मिट्टी में पैदा होता है। और आप देखेंगे जो गेहूं है, धान है, ये कैसी मिट्टी में पैदा होंगे, ये उपजाऊ मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कपास काली मिट्टी में पैदा होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो भी वनस्पति होती हैं वो अलग अलग प्रकार की मृदा में उगती हैं। ठीक है, तो ये तो हुए इसके धरातलीय कारण, जिसमें भूभाग और मृदा इम्पोर्टेंट है। फिर हम सेकंड देखते हैं इसका जलवायु।
कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। जलवायु में हम देखते हैं तापमान कैसा है। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि जो आप धान लगाते हैं उसके लिए बहुत अधिक नमी की आवश्यकता होती है, तो उसमें तापमान उतना ही उच्च भी होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंड में उगते हैं, ठंडे इलाकों में उगते हैं जिनमें नमी कम चाहिए होती है। इस तरह की उनमें विविधता हो जाती है। फिर सेकंड हम देखते हैं जलवायु में सूर्य का प्रकाश। आपने देखा होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पड़ता है। कहीं पे तिरछा प्रकाश पड़ता है सूर्य का, कहीं पे सीधा पड़ता है। तो जैसे आप देखेंगे, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश मिलेगा जहाँ पर, वहाँ पे जो वृक्ष होंगे तो गर्मी की ऋतु में कैसे जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे दूसरी ओर आप देखेंगे जो ठंड वाली ऋतु है, वहाँ पे ठंड के कारण वो कम बढ़ते हैं। तो इस तरह से भी उनमें विविधता देखी जा सकती है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका वर्षा। आपने देखा होगा कि किसी स्थान पे कम वर्षा होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे मध्यम होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे विविधता हो जाती है। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादा वर्षा हो रही है और तो वहाँ पे आपने देखे होंगे कि वन जो है या वनस्पतियाँ हैं वो बहुत सघन होती हैं, ठीक है। जैसे आपका सुंदरवन का डेल्टा है, वहाँ पे लगभग बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण वो बहुत सघन वन है, ठीक है। फिर हम देखते हैं वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। ये तो हमने पढ़े कि इन्हें जो विविधता होती है वो किस प्रकार से होती है। दो तरह से, धरातलीय कारण हो सकते हैं और जलवायु कारण हो सकते हैं। धरातलीय में आपके हैं भूभाग और मृदा, जलवायु में है आपके तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, कि वनों से हमें क्या फ़ायदा होता है। फर्स्ट देखेंगे, वन नवीकरण योग्य संसाधन है। वन कैसे हैं? नवीकरण योग्य, जो एक बार ख़त्म होंगे फिर हम दोबारा पेड़ लगा सकते हैं। नष्ट होने के बाद में दोबारा हम उनका नवीकरण कर सकते हैं, ठीक है। और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जो प्रदूषित वायु है उसे मेंटेन करके रखते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वातावरण में संतुलित रखते हैं, बना करके रखते हैं, ठीक है। दूसरा कारण है आपका, यह स्थायी जलवायु मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। तो ये क्या करते हैं वन? जो जलवायु है और मृदा अपरदन है और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि जिस स्थान पे पेड़ पौधे नहीं होते, अगर वहाँ पे बारिश होगी तो पानी पूरी प्रेशर से पड़ेगा, तो वहाँ की मिट्टी कट के बह जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे पेड़ होंगे तो वो डायरेक्ट वर्षा का पानी ज़मीन पर नहीं आएगा। इस तरह से मृदा का अपरदन नहीं हो पाएगा और वहाँ की मृदा बची रहेगी। और इसी तरह से नदियों की धारा को भी नियंत्रित करते हैं, क्योंकि पानी को जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं बहता है। अगर बीच में वो पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ आएंगी तो वो बाधक के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह से नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या फ़ायदा है इसका मनुष्यों के लिए। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है। आपने देखे होंगे कि ये वनों की लकड़ियों का यूज़ किया जाता है बहुत सारे उद्योगों में कई प्रकार से ये काम में लाए जाते हैं, ठीक है। तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। तो कई तरह के ऐसे समुदाय भी हैं, उन्हें ये क्या करते हैं? जीविका प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे आदिवासी लोग होते हैं, वो पूर्ण रूप से वनों पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो
किसकी वजह से मनोरम होते हैं, किसकी वजह से आकर्षित लगते हैं, वो पेड़ पौधों की वजह से ही लगते हैं। तो ये पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इससे क्या होता है, उस क्षेत्र का पर्यटन जो स्थल है वो लोगों को अपनी ओर लुभाता है। इससे वहाँ स्टेट को, उस राज्य को इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय। वन क्या करते हैं, मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर सड़ गल गई है तो वो क्या होगी, जीवाश्म बन जाएगी और मृदा में मिल जाएगी। और क्या करेंगे, वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। जो वन के जो भी प्राणी हैं, वनस्पति हैं, जो जानवर हैं, उन सबको रहने के लिए स्थान मिलता है। फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है हमारे। प्रश्न 1 है, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। अक्षत वनस्पति से मतलब है ऐसी वनस्पतियां जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, जहाँ पे लगातार बारिश होती रहेगी, वहाँ पे भूमि उपजाऊ बनी रहेगी, वहाँ पे भूमि नमी बनी रहेगी। इस तरह से वहाँ पे वनस्पतियां ख़त्म नहीं होती हैं। अब अगर कोई चीज़, पत्ते सड़ भी जाते हैं, गल जाते हैं, तो वो उसमें खाद का यूज होगा, उसमें खाद का काम करेगी। तो इस तरह से वो नई वनस्पतियाँ पैदा हो जाएगी। इस तरह से ये वनस्पतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अक्षत वनस्पति, जो ख़त्म ना होने वाली वनस्पति है, उन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हम देखते हैं वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं। वनस्पति जगत से क्या समझते हैं कि वनस्पति जगत जो ये उसमें विविध प्रकार के प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, वो सारी वनस्पति जगत कहलाती हैं। और जिसमें विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति होती है, वनस्पति जगत कहलाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण संक्षेप में बताइए। आपको शॉर्ट में बताना है कि वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा है धरातलीय कारण और जलवायु कारण। धरातलीय में आपने 2 कारण पढ़े हैं, भूभाग और मृदा। जलवायु में आपने देखा है तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, बताइए कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा है वन नवीकरण योग्य संसाधन है, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इनका हम नवीकरण करा सकते हैं। वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए ज़रूरी है, स्थायी जलवायु बना के रखने के लिए ज़रूरी है, मृदा के अपरदन को रोकने के लिए आवश्यक है, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं, बहुत सारे उद्योगों के आधार भी हैं, समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं, पर्यटकों को आकर्षक करते हैं, बहुत सारे वन्य प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। इस तरह से आप वनों के बहुत सारे लाभ बता सकते हैं और ये मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, ये बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।